तो आज हम लोग केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ये चैप्टर हमारे केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है। पहला चैप्टर आपने सॉल्यूशन पढ़ा, सेकंड आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा और थर्ड हमारा जो चैप्टर है वो केमिकल काइनेटिक्स है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पहले आप इसके पहले के दो चैप्टर्स है उसको जाके एक बार चेक करिए। पूरा का पूरा प्लेलिस्ट हमारे जो वीडियो है उसमें बना हुआ है, आप जाकर वहां चेकआउट करिए। लगभग 15 लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया है, 12-13 लेक्चर में मैंने आपको सॉल्यूशन पढ़ाया है, तो उसको जाके एक बार चेक करिए। केमिकल काइनेटिक्स ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है इसको पढ़ने से पहले हमें दो चैप्टर ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। क्या क्या चैप्टर है ध्यान से सुनिए। पहला चैप्टर है जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। पहला चैप्टर है जिसका नाम था थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है वो हमें क्या बताता है? थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो हमें बताता है कि कोई पर्टिकुलर रिएक्शन होने वाली है या फिर नहीं होने वाली है। कोई रिएक्शन होने वाली है या फिर नहीं होने वाली है। मान लीजिए कोई रिएक्शन होने वाली है तो हमने क्या कंडीशन पढ़ा था? तो हमने पढ़ा कि उसका डेल्टा जी दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। हमने ये कंडीशन पढ़ा था कि अगर कोई रिएक्शन होना है, अगर किसी रिएक्शन को होना है तो उसका डेल्टा जी क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा जी क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। ये हमने पढ़ा था। अब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के बाद हमें ये बात तो समझ में आ गया कि जिसका डेल्टा जी नेगेटिव है वही होगा रिएक्शन, और जो रिएक्शन होने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। तो हमें ये पहले थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से ये पता चल गया कि कोई पर्टिकुलर रिएक्शन होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से हमने पूरा सीखा। अब इसको पढ़ने के लिए हमने एंथैल्पी पढ़ा, एंट्रोपी पढ़ा, डेल्टा जी का एक फॉर्मूला अगर आपको याद आ रहा होगा तो हम लोग डेल्टा जी का एक फॉर्मूला पढ़े थे। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जहां पर डेल्टा एच जो है वो एंथैल्पी फैक्टर है, डेल्टा एस जो है वो एंट्रोपी फैक्टर है, और इन दोनों फैक्टर को मिलाकर हम लोग क्या तैयार किए थे? डेल्टा जी का वैल्यू तैयार की कि भाई डेल्टा जी क्या है? गिव्स फ्री एनर्जी है, जो कि दोनों ही फैक्टर पर क्या करता है? डिपेंड करता है, एंथैल्पी के ऊपर भी और एंट्रोपी के ऊपर भी। एंट्रोपी मींस रैंडमनेस, एंथैल्पी मींस एनर्जी, टी इज टेम्परेचर। ये हम लोग पूरा थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े थे। क्लियर? अब हम लोग सेकेंड पार्ट में आते हैं। इसके बाद ही आपने एक और चैप्टर पढ़ा था जिस चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। ये भी चैप्टर याद होगा, आप लोग हम लोग पढ़े हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? केमिकल इक्विलिब्रियम में हम ये पता करते हैं कि कोई रिएक्शन है, मान लीजिए ए प्लस बी प्लस बी कोई एक रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम में है किसी एक पर्टिकुलर सी प्लस डी के साथ। इक्विलिब्रियम में आने का क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम में आने का मतलब है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाता है? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दैट इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाता है? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये हम लोग, ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोग ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में पढ़े। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग क्या सीखे? हम लोग सीखे कि कितने टाइम के बाद आपका जो समय है यानी आपका जो रिएक्शन है वो बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब टी इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है यानी वो समय जिस पर इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, अब वो टाइम के बाद जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट चेंज नहीं होता है। वैसे आपको एक लाइन याद हो, हमने क्लास 11 में पढ़े थे कि इक्विलिब्रियम इज डायनामिक प्रोसेस, मतलब हर क्षण रिएक्शन और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, पर जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है उसी रेट से प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन रहा है, तो बाहर से जो आदमी देख रहा है उसको कोई अंतर दिखाई नहीं देता है और हमें लगता है कि रिएक्शन क्या हो गई? रुक गई। तो पहले कॉन्सेप्ट से हमें यह पता चला कि कोई रिएक्शन होने वाली है या फिर नहीं होने वाली है। दूसरे वाले से यह पता चला कि कितने देर के बाद रिएक्शन जो है वो क्या हो जा रहा है? रुक जा रहा है, रिएक्शन बंद हो गया। तो हमें दो बातें पता चल गई। पहला, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। दूसरा, कितने देर के बाद रुक गया। बोले सर इसका हमारे इस केमिकल काइनेटिक्स से क्या लेना देना है? क्या लेना देना है उसको ध्यान से देखिए।
जैसे ही ये शब्द आपने यहां नाम पढ़ा, एक लिखा हुआ है यहां पे क्या, एक लिखा है केमिकल यानी केमिकल रिएक्शन, और दूसरा लिखा है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स मतलब उस रिएक्शन का स्पीड, यानी जब कभी भी किसी रिएक्शन के स्पीड के बारे में केमिकल, केमिकल और उसके बगल में लिखा है काइनेटिक्स। केमिकल का क्या मतलब होता है? केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शन, रसायन नहीं, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। और जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वो किस स्पीड से हो रही है, उस रिएक्शन के होने का स्पीड क्या है। तो पहला चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स जो बताता है रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, दूसरा चैप्टर इक्विलिब्रियम बताता है कि कितने समय के बाद रिएक्शन रुक जाएगी, तीसरा चैप्टर है जो हमें यह बताता है कि अगर रिएक्शन हुई है, फलाने समय पर बंद हो जा रही है, किस स्पीड से रिएक्शन हुई होगी। जिस चैप्टर में आप केमिकल रिएक्शन के स्पीड के बारे में पढ़ते हैं, उसी चैप्टर का नाम क्या बनता है? केमिकल काइनेटिक्स। क्या बनता है? केमिकल काइनेटिक्स। रिएक्शन हो रही है, रुक जाएगी फलाने टाइम के बाद यानी टी इक्विलिब्रियम पर, किस स्पीड से हुई होगी वो रिएक्शन, उसको हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, लिखना स्टार्ट करिए। केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with chemical kinetics, chemical kinetics is the branch of chemistry that deals with the study of, that deals with the study of rate of reaction, that deals with the study of rate of reaction, rate of reaction, rate of reaction is known as chemical kinetics. केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ व्हाट? रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन का क्या तात्पर्य है? रेट ऑफ रिएक्शन का तात्पर्य है कि किस स्पीड से रिएक्शन आपकी हो रही है। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है किस स्पीड से आपकी